नमस्कार। आज की क्लास में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी। विषय है भारत के राष्ट्रपति, संविधान के संरक्षक। ये भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही जरूरी अध्याय है। हाँ, और ये यूपीएससी, सीजीपीएससी, व्यापम जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम मुख्य रूप से संविधान के भाग 5 में आने वाले अनुच्छेद 52 से 78 पर ध्यान देंगे। बिल्कुल। और क्या आप जानते हैं, राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक यानी फर्स्ट सिटीजन भी कहा जाता है। हाँ, वो राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक माने जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि भारत के राष्ट्रपति हैं कौन। हमारी पहली हेडिंग यही है, कौन है भारत के राष्ट्रपति? राज्य के प्रमुख, ना कि सरकार के प्रमुख। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। राष्ट्रपति पूरे देश यानी राज्य के प्रमुख हैं। पर वो सरकार नहीं चलाते। सही कहा। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ स्टेट हैं। और प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं, मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र के अध्यक्ष हैं और जो सरकार काम कर रही है उसके मुखिया प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल। और क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है, इसलिए राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख मतलब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं। असली कार्यकारी शक्तियां तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती हैं, पर फिर भी सरकार के जितने भी काम होते हैं मतलब समस्त कार्यपालिका कार्यवाही, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती हैं। इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छी दादाजी वाली बात कही गई है। हाँ, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। जैसे परिवार में दादाजी मुखिया होते हैं, हाँ। लेकिन घर के असली फैसले पिताजी लेते हैं। वैसे ही स्थिति राष्ट्रपति की है। वो देश के मुखिया हैं, पर सरकार के बड़े फैसले प्रधानमंत्री लेते हैं। तो हम संविधान के पार्ट वी में दिए गए इन अनुच्छेदों की मुख्य बातें जानेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब ये पद हमेशा रहेगा, ये कभी खाली नहीं हो सकता। बिल्कुल। फिर आता है अनुच्छेद 53 जो कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब काम करने की सारी शक्ति आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति के पास है। जी। और वो तीनों सेनाओं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं, सुप्रीम कमांडर। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। हाँ, और वो ये है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर करते हैं। और ये बात अनुच्छेद 74 में लिखी है। बिल्कुल। तो राष्ट्रपति अकेले कोई फैसला नहीं लेते, वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की सलाह पर ही काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इनका चुनाव कैसे होता है। हेडिंग है चुनाव कैसे होता है। निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज, हाँ। ये वो समूह है जो राष्ट्रपति को वोट देता है। हाँ, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मतलब एमपीज वोट देते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है, सिर्फ निर्वाचित यानी इलेक्टेड सदस्य ही। सही कहा। और सांसदों के साथ साथ सभी राज्यों और दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य यानी एमएलएज भी वोट देते हैं। और यहाँ भी वही शर्त है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। जी। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालते। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्हें राष्ट्रपति खुद नॉमिनेट करते हैं, हाँ। वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो ये चुनाव एक तरह से अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट, क्योंकि आम जनता सीधे राष्ट्रपति को वोट नहीं दे रही है। जनता के प्रतिनिधि जिन्हें हमने चुना है, वो हमारी तरफ से वोट डालते हैं। यहाँ एक सावधानी वाली बात भी बताई गई है। जी। संसद के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। तो ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है, विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं देते। चलिए अब इस चुनाव की प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारी हेडिंग है चुनाव की प्रक्रिया। एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये चुनाव का एक विशेष तरीका है। इसकी जो पद्धति है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हर राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता है ताकि संतुलन बना रहे। और तरीका है एकल संक्रमणीय मत यानी एसटीवी और गुप्त मतदान। जी। इसमें वोटर एक से ज्यादा उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में वोट देता है, मतलब पहली पसंद, दूसरी पसंद, और ये वोटिंग पूरी तरह गुप्त होती है। और जीतने के लिए एक कोटा भी होता है। हाँ, विजेता बनने के लिए 50% +1 वोट पाना जरूरी है। सिर्फ सबसे ज्यादा वोट पाना काफी नहीं है। एक और दिलचस्प बात,
यहाँ लिखी है, ये Did you know? हाँ, कि एक विधायक के वोट की वैल्यू उसके राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। और इसके लिए 1971 की जनगणना का इस्तेमाल होता है। जी, इसीलिए उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। ये तो बहुत ही रोचक जानकारी है। अच्छा, अब ये बताइए कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? अगली हेडिंग यही है, योग्यता और शपथ। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या चाहिए? पहली योग्यता तो बहुत सीधी है, भारत का नागरिक हो। दूसरी है आयु, जो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता थोड़ी अलग है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब वो सभी शर्तें पूरी करनी होंगी जो एक लोकसभा सांसद बनने के लिए जरूरी है। और चौथी है कि वो किसी लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। जी, मतलब किसी सरकारी पद पर ना हो जहां से वेतन मिलता हो। परीक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ है, शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और अगर सीजेआई मौजूद ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ जज होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की। सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां, यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स। हेडिंग है नियुक्तियों का अधिकार। इसका मतलब है देश के बड़े पदों पर नियुक्ति का अधिकार। तो राष्ट्रपति भारत सरकार के सभी प्रमुख पदों पर नियुक्तियां करते हैं। जी, जैसे प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, सीएजी, महान्यायवादी, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और वो एससी, एसटी, ओबीसी आयोगों का गठन भी कर सकते हैं। हाँ, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज, उनका प्रशासन भी राष्ट्रपति के ही अधीन होता है। यहाँ एक नोट भी है जी, कि राष्ट्रपति प्रशासकों यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सीधे संभालते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स। हेडिंग है संसद का अभिन्न अंग। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति संसद का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, भले ही वो किसी सदन के सदस्य न हो। बिल्कुल, वो संसद का सत्र बुलाते हैं, जिसे समन कहते हैं, और सत्रावसान यानी प्रोरोग भी करते हैं। और उनके पास लोकसभा को भंग यानी डिसॉल्व करने की शक्ति भी है। हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसके अलावा वो संसद के पहले सत्र को संबोधित भी करते हैं। हर चुनाव के बाद और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के भाषण से ही होती है। जी, और वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत यानी नॉमिनेट भी कर सकते हैं। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से होते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प बात, कोई भी विधेयक यानी बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून यानी एक्ट नहीं बन सकता। तो अंतिम मुहर तो राष्ट्रपति की ही लगती है। अब बात करते हैं अध्यादेश की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर की। हेडिंग है जब संसद छुट्टी पर हो, और ये अनुच्छेद 123 में है। इसका मतलब जब संसद का सत्र नहीं चल रहा तब राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर देश को किसी कानून की तत्काल जरूरत है तो राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर सकते हैं। और इसे अध्यादेश कहते हैं। इसकी ताकत संसद के कानून जैसी ही होती है। लेकिन इसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे संसद से पास करवाना जरूरी है, वरना ये खत्म हो जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और लिखी है। हाँ, कि यह शक्ति अनियंत्रित नहीं है। इसका न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब अदालतें जांच कर सकती हैं कि अध्यादेश जारी करने का कारण सही था या नहीं। बिल्कुल। अब अगली शक्ति है क्षमादान की शक्ति यानी पार्डनिंग पावर। हेडिंग है न्याय का अंतिम दरवाजा। ये अनुच्छेद 72 में है। इसमें पहला है पार्डन यानी क्षमा। इसमें सजा और दोष सिद्धि दोनों पूरी तरह माफ हो जाती है। जी, मतलब व्यक्ति पूरी तरह बरी हो जाता है, जैसे उसने कोई अपराध किया ही ना हो। दूसरा है कम्यूटेशन यानी लघुकरण। इसमें सजा की प्रकृति बदल दी जाती है, जैसे मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल देना। फिर है रेस्पाइट यानी विराम। ये किसी विशेष कारण से सजा कम करने के लिए होता है, जैसे किसी महिला दोषी की गर्भावस्था। और आखिर में है रिमिशन यानी परिहार। इसमें सजा की अवधि कम की जाती है। हाँ, सजा का प्रकार नहीं बदलता, बस समय कम हो जाता है, जैसे 10 साल की सजा को 5 साल करना। इमरजेंसी पावर्स। हेडिंग है संकट के समय देश की सुरक्षा। पहला है आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। ये युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के समय लगता है। जी। दूसरा है आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन। ये तब लगता है जब किसी राज्य में सरकार संविधान के अनुसार न चल रही हो। और तीसरा है आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी।
ये गंभीर आर्थिक संकट के समय लगाया जा सकता है। और एक रोचक तथ्य ये है कि भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। जी, ये एक अच्छी बात है। अब आते हैं वीटो शक्तियों पर। हेडिंग है विधेयक को रोकने की ताकत। पहली है आत्यांतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो। इसमें विधेयक को सीधे खारिज कर दिया जाता है। हाँ, बिल वहीं खत्म हो जाता है। दूसरी है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इसमें राष्ट्रपति बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। और तीसरी है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब ना हाँ कहना ना कहना, बस विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख लेना। अब बात करते हैं विवेकाधीन शक्तियों यानी डिस्क्रेशनरी पावर्स की। हेडिंग है जब राष्ट्रपति अपने विवेक से फैसला लें। ये वो शक्तियां हैं जिनका इस्तेमाल राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के करते हैं। जी, जैसे जब लोकसभा में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले तो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करना है ये राष्ट्रपति तय करते हैं। या फिर अगर सरकार विश्वास मत खो दे तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना। और अगर एक सरकार गिर जाए और दूसरी ना बन पाए तो लोकसभा को भंग करना। यहाँ एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी है। हाँ, कि संविधान में इन शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। तो अब एक तुलना करते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की। हेडिंग है राष्ट्रपति वर्सेस प्रधानमंत्री, शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन। भूमिका के आधार पर देखें तो राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख। शक्ति के आधार पर राष्ट्रपति नाममात्र और प्रधानमंत्री वास्तविक। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष है जबकि प्रधानमंत्री का चुनाव एक सांसद के तौर पर प्रत्यक्ष होता है। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक है जबकि प्रधानमंत्री शासन की धुरी है। बिल्कुल सही। अब आखिरी टॉपिक पर आते हैं महाभियोग यानी पद से हटाना। हेडिंग है महाभियोग, पद से हटाना, इम्पीचमेंट, अनुच्छेद 61 की कठोर प्रक्रिया। इसका आधार केवल एक ही हो सकता है, संविधान का अतिक्रमण मतलब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी शुरुआत संसद के किसी भी सदन में हो सकती है, लोकसभा या राज्यसभा। जी, लेकिन प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है और सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी चाहिए। और इसे पास करना तो और भी मुश्किल है। हाँ, दोनों सदनों से कुल सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है। और एक तथ्य ये भी है कि आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। तो चलिए अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। परीक्षा के लिए कुछ अनुच्छेद जरूर याद रखने चाहिए। 852 भारत का राष्ट्रपति, 854 निर्वाचक मंडल, 861 महाभियोग, 872 क्षमादान, 8123 अध्यादेश और 8352, 356 और 360 आपातकाल। और आखिरी टिप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार चुने गए थे। और द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हमने राष्ट्रपति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। धन्यवाद।